जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके ही कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का नाम तो आपको पता ही है, कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब। और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे नौमिता, जो हर बार लेकर आती है एक नई कहानी, और कहानियाँ भी ऐसी जो प्रेरणादायक होती हैं, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने एक और कविता लिखी है, क्योंकि भाई अब आजकल इतनी अच्छी अच्छी आप लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी है, तो मन भी करता है लिखने का। और मैं ये लिख भी किस लिए रही हूँ, आप लोगों के लिए ही तो, आप लोगों से जो इतना प्यार मिला। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है दर्पण। तो बताइएगा दोस्तों कि ये कविता मैंने कैसे लिखी। बारिश की बूंदों में लिपटी तेरी कहानी को तितली के रंगीन पंखों के जैसा बना रही हूँ। बारिश की बूंदों में लिपटी तेरी कहानी को, बारिश की बूंदों में लिपटी तेरी कहानी को तितली के रंगीन पंखों के जैसा बना रही हूँ। आईना है तेरी आँखें, आईना है तेरी आँखें, मैं खुद को तुझ में देखकर अपने को संवार रही हूँ। वो रेत में भीगे तेरे मेरे पैरों के निशान, वो रेत में भीगे तेरे मेरे पैरों के निशान, मैं रोज उस पर चलकर, मैं रोज उस पर चलकर तुझ संग प्रीत की रीत निभा रही हूँ, प्रीत की रीत निभा रही हूँ। जो तुमने पत्ते पत्ते पर बुना मेरा नाम, जो तुमने पत्ते पत्ते पर बुना मेरा नाम, मैं उसको प्यार के धागे में पिरोकर, मैं उसको प्यार के धागे में पिरोकर अपने गले का हार बना रही हूँ। गर हार भी हो कल को मेरी, गर हार भी हो कल को मेरी, तो तुझे ना पाकर भी मैं तुझ में समाई हुई हूँ। मेरी यादें तुझ में समाई हुई हैं, मेरी यादें तुझ में समाई हुई हैं। मैं कहीं भी रहूँ वो तुझसे लिपट कर सराबोर कुम्हलाई हुई है, मैं कहीं भी रहूँ वो तुझसे लिपट कर सराबोर कुम्हलाई हुई है। धन्यवाद दोस्तों, बताइएगा कि आपको ये कविता कैसी लगी। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। आज की कहानी का नाम है एक लड़की, और इसकी रचनाकार जो है वो है डॉक्टर संध्या सिंह। तो आइए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों। आज बार बार जीवन 22 साल पहले मुझे उस दिन को याद करा रहा है, जिसने एक लड़की के जीवन को एक अलग ही दिशा दे दी। आगे लेखिका लिखती हैं, नवरात्रि का समय और देवी दर्शन की चाह लिए एक लड़की विंध्याचल से भोर में घर लौटती है। चूँकि भोर हो गई है, इसीलिए लौटते ही सुबह के कार्यक्रम में पुनः व्यस्त है। और तभी कुछ ऐसा होता है जो उसके जीवन की सबसे खास मोड़ बन जाती है। आखिर समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। आगे लेखिका लिखती हैं, पता भी नहीं चलता धीरे धीरे कब उस चुलबुली लड़की के प्रेरणा की ओर कदम बढ़ चले। एहसास ही नहीं हुआ। आज अतीत में झांकने पर कितनी बातें परत दर परत खुलती चली जाती है। एक सीधी साधी 19 साल की लड़की, हाँ, एक सीधी साधी 19 साल की लड़की, जिसके लिए किसी बात में गहराई नहीं थी, हर बात मजाक में उड़ा देना, जिसकी फितरत रही हो पढ़ाई लिखाई, घर की बातें, सब उसके लिए छोटी थी। कभी किसी चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया हो। पारिवारिक माहौल में उसने एक अलग ही सोच विकसित कर दी थी। उसने तो अपने सपनों में एक ऐसे राजकुमार की कल्पना की थी जो फिल्मों के किरदारों से
प्रभावित हूँ। बाबूजी से मजाक में हमेशा कहती, मेरी शादी तो आईएएस ऑफिसर से करवाइएगा ताकि ऐश की जिंदगी जियो। और हाँ, सबसे ज़रूरी अपने शहर में बिल्कुल नहीं, ताकि कहीं दूर अंडमान निकोबार में ढूंढिएगा, ताकि रोज़ रोज़ रिश्तेदार आपको तंग ना करने आए। आगे लेखिका लिखती हैं, उसने अपने करियर, अपनी पहचान के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। उसे तो ब्याह करके, हाँ उसे तो शादी करके बस अपना घर बसाना था। पर अचानक सपनों ने एक नया मोड़ ले लिया। वो शादी के बाद, वो ब्याह के बाद समुंदर पार एक छोटे से टापू पर आ गई। सपने तो अब भी वही थे जो कॉलेज के दिनों में देखे थे, पर अब इन सपनों में विदेशी भूमि से जुड़ने का एक नया अध्याय जुड़ चुका था। मजाक में कही हुई कुछ बातें सच हो गई। कभी कभी तो क्या, रिश्तेदार तो शायद ही कभी उसके बाबूजी को तंग करने जाएं। 25-26 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, पर वह समय आज जैसा नहीं था। तब भारत इतना आधुनिक नहीं था। एक छोटे से शहर की लड़की भारत से बाहर फिरंगी भूमि पर आ तो गई, पर खुद को असहज महसूस करने लगी। दोनों शहरों के बीच जमीन आसमान का अंतर नजर आने लगा। शुद्ध हिंदी माध्यम से पढ़ी लड़की अंग्रेजी माहौल में घुटने लगी। कई दिन निकल जाते, वह कुछ बोलती ही नहीं। यहाँ की बोली ना ज़्यादा समझ आती, ना लोगों का रंग ढंग भाता। हमेशा यही मलाल रहता कि बाबूजी ने अंग्रेजी माहौल में क्यों नहीं शिक्षित किया। दूर कहा था ब्याहने को, इतनी दूर नहीं, पर ब्याह तो हो गया था। माँ ने बड़े लाड प्यार से डोली विदा कर दी थी। अब उसे सामंजस्य तो बिठाना ही था, चाहे माँ की खातिर या परिवार से मिले संस्कार की खातिर। अब तक राजपूती पारिवारिक कवच में पली बड़ी लड़की को अचानक स्वयं सब कुछ करने के लिए छोड़ दिया गया। कहते हैं, तितली जब स्वयं संघर्ष करके अपने कवच से बाहर आती है, तभी वह दुनिया से लड़ पाती है और अपना जीवन चक्र सफल बना पाती है। संभवतः किसी तितली ने उसे भी प्रेरणा दे दी हो और वह अपने बलबूते खुद को साबित करने में लग गई। शुरुआती 2-3 वर्ष तो संघर्ष में बीते, पर उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो लड़की नौकरी आदि से कतराती रहती थी, वह काम ढूंढने लगी, स्वयं की पहचान साबित करने में लग गई। यह तो सभी जानते हैं कि एक स्थान से वृक्ष को उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाओ तो कई बार वह पूरी तरह मुरझा जाता है, पर कभी कभी नए माहौल में भी अपनी जड़ें जमा ही लेता है। उसने भी खुद को मुरझाने नहीं दिया। यहाँ यह भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि भले ही उसके पति का जन्म कर्म सब विदेशी भूमि पर हुआ हो, भारतीयता का ज़्यादा आवरण ना रहा हो, पत्नी के हर कदम पर साथ देने की कोशिश ने कितने लोगों को पीछे छोड़ दिया। उनके एक वाक्य, जो करना है खुद करो, मैं कभी मना नहीं करूँगा, हमेशा तुम्हारे पीछे रहूँगा, पर रास्ता तुम ही तय करोगी, ने उस लड़की को इस समाज में अपने अस्तित्व को सांस दिलाने को प्रेरित किया। दोनों के बीच बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाती थी, क्योंकि पति ने हिंदी कभी बोली नहीं और लड़की ने अंग्रेजी में निबंध रटकर लिखने के अलावा कभी कुछ
किया ही नहीं था। अगर अपनों का साथ हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान बन जाते हैं। संभवतः ऐसा ही कुछ तब भी हुआ। उस लड़की ने अपने शहर को, अपनी भाषा को अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। उसी काम की तरफ मुड़ गई जो उसकी ताकत थी। मातृभाषा पर अपनी पकड़ को लोगों तक पहुंचाने लगी। समय बीतता गया और उसमें परिपक्वता आने लगी। पहले जो समय उसे काटने को दौड़ता, आज उसी समय को अपने परिवार का गौरव बनाने के प्रयास में लगी है। भाषा की प्रेरणादायी बन अपने आसपास भी छूटती हुई संस्कृति को पुनः माला में पिरोना शुरू कर दिया। छोटे से द्वीप पर अपनी भाषा को अपनी ताकत बनाने लगी और संभवतः अन्य लोगों की प्रेरणा भी बनी, जो कभी उसने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। वहाँ वह लड़की पहुँचने में लग गई। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, पर उस करूबाई माहौल की लड़की ने विकसित देश में भी उनका जैसा सम्मान किया। वह इन बातों पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि ज़्यादा समझदारी सिर्फ बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को होती है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के कई रंग देखे हैं। उसने इस बात पर भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि सफल वही हो सकता है जो उस परिस्थिति के काबिल हो या खुद को काबिल बना ले, क्योंकि उसने परिस्थिति को अपने हिसाब से नया रूप देना शुरू कर दिया। जिसे आप अपनी कमज़ोरी समझते हैं, कई बार वही कमज़ोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। हिंदी भाषा में शिक्षित लड़की कभी इसे अभिश्राप मानती थी, उसी भाषा को अपनी शक्ति बनाकर लड़ने वाली अब उसे वरदान मानने लगी है। जब हम अपनी जड़ों से जुड़कर कुछ करते हैं तो जो संतुष्टि मिलती है वह शायद किसी और तरह से मिले। हमें यह दमखम होना चाहिए कि हम अपनी हीनता ग्रंथियों से मुक्त हो सकें। ऐसा नहीं है कि खुद को अद्यतन करने से बचने के लिए वह लड़की पीछे मुड़ गई, बल्कि उसने पुनः अपनी पढ़ाई शुरू की, नौकरी की, घर परिवार की जिम्मेदारी संभाली। परिस्थितियाँ उसके अनुरूप नहीं थी, बल्कि उसने उन्हें अपने अनुरूप बनाने के लिए बड़ी लगन से मेहनत की। जिस द्वीप में वह लड़की है वहाँ वैसे तो एशियाई संस्कृति है, अतः बाहरी रूप से भारत से बहुत अलग नहीं दिखाई देता, पर जैसे जैसे कदम अंदर की ओर बढ़ने लगेंगे भारत से भिन्न बहुत कुछ दिखाई देने लगेगा। इस विभिन्नता में बहुत कुछ छुपा हुआ है, पर अगर जोश है, दमखम है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इस दास्तान को आज पन्नों पर उकेरने का सिर्फ यही मकसद है कि जीवन कई मौके देता है। बस हमें लगता है कि हमने ऐसा तो नहीं मांगा था। जो मांगा अगर उससे अलग मिला तो उस नए को अपनी कला से, अपने संकल्प से निखारना हमारे ही हाथों में है। ये लेखिका लिखती हैं, जो नहीं है सिर्फ उसका रोना रोना किसी मुकाम पर नहीं पहुंचाएगा। वह लड़की भी अगर रोती रहती तो मैं अंग्रेज़ीदा माहौल वाले देश में खुद को कैसे साबित करूं, तो आज कहीं घुटन भरी जिंदगी जी रही होती। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बहुत सहज था, पर कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है और यही उम्मीद नई पीढ़ी में जगाने की ज़रूरत है। धन्यवाद। डॉक्टर संध्या सिंह, सिंगापुर। दोस्तों, थी ना ये कितनी मज़ेदार कहानी कि
ज़्यादातर लड़कियों का यही शौक़ रहता है, उनकी यही सोच रहती है कि शादी हो जाएगी और वो शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें करेंगी। लेकिन ये गलत सोच है। हम शादी होना एक नया जन्म होना है, एक नई दुनिया में जाना है और आगे की परिस्थिति कैसी हो ये कुछ भी नहीं पता होता। तो कभी भी अपने सपनों को मत मारिए और कभी भी कुछ भी हमें करना हो बिना ज़्यादा सोच के, बिना ज़्यादा रोक टोक के हमें अपने सपनों को ज़रूर पूरा करना चाहिए। और कई बार होता है कि हम सोचते कुछ है और हो जाता है कुछ। तो जो चीज़ हमें मिली है उसको ही और बेहतर बनाकर उसके साथ सही तरीके से तालमेल बिठाकर ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहने चाहिए। इस कहानी में मुझे कुछ लाइनें बहुत ही पसंद आई। डॉक्टर संध्या सिंह जी ने बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है। मैं उस लाइन को यहाँ पर दोबारा से दोहराना चाहूँगी। डॉक्टर संध्या सिंह जी ने यहाँ पर अपनी इस कहानी में बीच में एक लाइन लिखी है, तितली जब स्वयं संघर्ष करके अपने कवच से बाहर आती है तभी वह दुनिया से लड़ पाती है और अपना जीवन चक्र सफल बना पाती है। तो दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है, संघर्ष सभी जगह है। तो इस संघर्ष से कभी भी पीछे मत हटिएगा, ना भागिएगा। इस संघर्ष को ही अपना दोस्त बनाकर आगे बढ़िएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।